नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो गायनेकोलॉजी जो सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज यानी प्रश्नोत्तरी जो सीरीज चल रही है, उसका 5वां पार्ट है। और पहले वाले जितने भी पार्ट है आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन सभी पार्टों को एक एक करके आप देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कम्युनिटी पोस्ट के पास में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे चैनल पे जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अंदर जितने भी वीडियो दिए गए उन सभी वीडियो को आप देखिए पहले, उसके बाद में ये वीडियो देखिए। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चले। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से बताना चाहूँगा कि पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी, चाहे वो राजस्थान स्टेट से हो, यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं से भी हो, और पशुधन सहायक यानी LSA, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, यानी अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो सबका एक समान ही होता है। ठीक है, तो उन सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल का हिस्सा बने, इस परिवार का हिस्सा बने, और अपना जो ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। यानी एक लिमिटेड जो नॉलेज है उससे बढ़कर आप यहाँ पे आके और अपना इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, जिस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कौन सी जाति में सबसे पहले AI जो की गई थी। यानी जो हमारा 41 क्वेश्चन नंबर 41 है आज की जो सीरीज का, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, यानी आज का पहला क्वेश्चन है, और जो सीरीज है उसका 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वह क्वेश्चन है कि कौन सी जाति में सबसे पहले AI की गई थी। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गाय। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो घोड़ी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें कुतिया, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है सुअर। तो आप सभी दोस्तों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़िए और बताइए मुझे कि कौन सा ऑप्शन जो राइट होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कुतिया, गाय है। गाय के अंदर सबसे पहले जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं किया गया था, गाय के अंदर नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो घोड़ी के अंदर भी नहीं किया गया था, लेकिन घोड़ी के अंदर भी नहीं किया गया था, यानी गाय के अंदर नहीं किया गया, घोड़ी के अंदर भी नहीं किया गया था। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं सुअर के अंदर भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है अपना सी ऑप्शन है, यानी कुतिया यानी बिच के अंदर ये सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कुतिया के अंदर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अब एक बार सेशन को, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए। और डेली 8 बजे, जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, और इस क्लास का पूरा भरपूर आनंद लीजिए। हो सके तो थोड़ा लंबा बन जाता है वीडियो, ताकि यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों, ताकि ऑप्शन जो चारों के चारों ऑप्शन है वो उनको क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट यानी 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो है सांड के वीर्य में शुक्राणु की जो मात्रा कितनी होती है, आप लोग को बताना है, यानी उसकी सांद्रता कितनी होती है। जो सांड के वीर्य यानी सीमन है उसके अंदर शुक्राणु यानी शुक्राणु की जो सांद्रता है, या फिर कह सकते हैं संख्या है, वो कितनी होती है आप लोग को बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए का है यानी ए ऑप्शन है 300 मिलियन। क्या 300 मिलियन हो सकता है? आप लोग को बताना है। चारों के चारों ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप लोग को बताना है कि चारों के चारों ऑप्शन है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 300 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 1200 मिलियन। कितना है? 1200 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो सी के अंदर है 600 मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पे देखते रहिए और अपने जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहे। 600 मिलियन जो राइट ऑप्शन है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी जो ऑप्शन है उसके अंदर 20 से 30 मिलियन, यानी 20 से 30 मिलियन
मिलियन। आप सभी दोस्तों को बताना है कि ऑप्शन जो चारों के चारों इधर लिखे हुए हैं, मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा सही नहीं है। ए की बात करते हैं तो 300 मिलियन, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो 1200 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो 600 मिलियन। और ऑप्शन नंबर 20 डी है वो उसके अंदर 20 से 30 मिलियन। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन, उसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी इसका राइट आंसर है 1200 मिलियन। जो सांड होता है यानी कैटल सांड होता है यानी बुल होता है, उनके अंदर जो सीमन सांद्रता होती है, ठीक है। सीमन सांद्रता किसके अंदर इसके कितनी होती है? सांड के अंदर। अब बात कर लेते हैं 300 मिलियन की। तो 300 मिलियन की बात करते हैं, हॉर्स जानते हो आप, हॉर्स की जो सीमन होता है यानी हॉर्स का जो सीमन होता है, हॉर्स के सीमन की सांद्रता होती है ये 300 मिलियन। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो बी हो गया, उसके अंदर हो गया कि सांड के अंदर यानी बुल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें 600 मिलियन किसका होता है? तो 600 मिलियन होता है, आप लोग को बताना है, बुफेलो बुल होता है। बुफेलो बुल होता है उसके अंदर 600 मिलियन होता है। और जो नॉर्मली बुल होता है यानी गाय बुल होता है यानी काउ बुल होता है, उसके अंदर 1200 मिलियन यानी बुफेलो बुल के अंदर कितनी होती है? 600 मिलियन। उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की। बात करें तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया, यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 से 30 मिलियन। आप लोग को बताना है, कल एक क्वेश्चन आया था 20 से 30 मिलियन जो है सीमन स्ट्रा के अंदर, एक स्ट्रा के अंदर कितना जो शुक्राणु होने आवश्यक है? तो 20 से 30 मिलियन शुक्राणु होने आवश्यक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन था। तो सीमन स्ट्रा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, सीमन स्ट्रा के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सीमन स्ट्रा की बात करते हैं तो 20 से 30 मिलियन होगा। एक सीमन स्ट्रा होती है 30 रुपए की आती है नॉर्मली, उसके अंदर कितने शुक्राणु होते हैं? तो 20 से 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं। अगर बुफेलो बुल की बात करते हैं तो 600 मिलियन शुक्राणु होते हैं 1 ml के अंदर। काउ बुल की बात करते हैं, नॉर्मल जो बुल होता है, काउ बुल होता है, सांड कहते हैं हम उसे, उसके अंदर 1200 मिलियन प्रति ml के अंदर होती है और 300 मिलियन होती है हॉर्स के अंदर प्रति ml के अंदर। ये आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो बी है, 1200 मिलियन सांड के अंदर होगा, ठीक है। तो आप लोग को बताना है। और टेस्ट सीरीज कैसे लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी लाइव चैट चलती है उसके अंदर कुछ मेरे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, अनाप शनाप ऐसे वैसे क्वेश्चन करते रहते हैं। तो उन दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आइए। सुबह सुबह जब भी आप आते हो तो मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्त अच्छे कमेंट करें, अच्छे आंसर का जो क्वेश्चंस है उनके उत्तर देने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे उटपटांग जो हरकतें हैं वो ना करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये आपका YouTube चैनल है, मेरा नहीं है, आप सभी दोस्तों का है। तो कृपया करके आप अपने तरीके से यहाँ पे रहने की कोशिश करें, अपने परिवार की भांति रहने की कोशिश करें। अगर कोई भी लड़की यहाँ पे कमेंट करती है तो उसके पीछे काफ़ी सारे लड़के आ जाते हैं, हाँ भाई कहाँ से हो, कैसे हो, फ़ोन करो, वो करो, फलाना ढिगड़ा जो भी है, वो ऐसे मत किया करो। अपने सभ्य तरीके से सभ्य समाज की तरह रहने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जिस प्रकार से देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे AI सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मेरे को बताना है AI है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है वर्गीस कुरियर। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं लेजारो स्पेलेंजिनी 1777 में। और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो संपत कुमार। आप लोगों को बताना है ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से आपको जो राइट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए AI सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने थी? सर्वप्रथम किया है, कहा है, न कि भारत के अंदर सर्वप्रथम। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी विश्व के अंदर कहीं पे भी किसके अंदर भी की है, लेकिन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो जो ऑप्शन हमारा है पहला वर्गीस कुरियर। वर्गीस कुरियर क्या कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर बात करें तो वर्गीस कुरियर है वो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं
तो जो लेजारो स्प्लेंजी है 1777 के अंदर 1777 के अंदर ईस्वी में, और एआई सबसे पहले एआई की थी इसने। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है स्वामीनाथन को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी है वो है संपत कुमार। संपत कुमार कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में संपत कुमार कौन थे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो आपका राइट है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 1777 के अंदर जो लजारो स्प्लेंजी है उन्होंने क्या किया था? एआई सर्वप्रथम की थी। और यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो आपका ऑप्शन बी राइट है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऑप्शन जो डी है ये भारत के अंदर सबसे पहले एआई करने का जो कार्य किया था वो संपत कुमार ने किया था। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये भी क्वेश्चन बताना है कि कौन सी डेयरी के अंडर में रह के इन्होंने ये कार्य किया था, ये उपलब्धि हासिल की थी, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो मैं आपका वेट करता रहूँगा और आपको आता है या नहीं आता है इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग मुझे बताते रहे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा जो भी ऑप्शन आपका है वो सही है। सभी दोस्त कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुक्राणु का स्थायी रूप से संग्रहण होता है। शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म होते हैं, उसका स्थायी रूप से संग्रहण कहाँ पे होता है? रखने को तो कहीं पे भी रखा जा सकता है, सीमेन स्टा के अंदर भी रखा जा सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर रखा जा सकता है, वेजाइना के अंदर भी रखा जा सकता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी रखा जा सकता है, गर्भाशय के अंदर भी कुछ टाइम के लिए रहता है। लेकिन मुझे बताइए आप लोग, सीमेन जो है यानी शुक्राणु है उसका स्थायी रूप से संग्रहण कहाँ पे होता है? यानी जो नॉर्मली जो है 365 दिन एक साल के अंदर होता है, उन 365 दिन के अंदर 365 दिन के अंदर ही 365 दिन अगर देखें तो शुक्राणु कहाँ पे रखे जा सकते हैं बॉडी पार्ट के अंदर, वो आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है सीसन यानी पेनिस। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, किडनी, लीवर, वृक्क, किडनी हो गया, सॉरी लीवर, इसका किडनी हो गया। उसके बाद में अधिवर्षण की बात करते हैं, अधिवर्षण होता है। उसके बाद में जो है वर्षण, ऑप्शन नंबर 4 हो गया वर्षण, यानी ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हो तो सीसन, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो किडनी, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं अधिवर्षण, और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वर्षण हो गया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन जो आपका राइट है वो है सी अधिवर्षण। सी जो ऑप्शन है वो है अधिवर्षण। अधिवर्षण के अंदर आपका कौन स्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं? सीमन। सीमन को स्थायी रूप से रखा जाता है या रहता है, संग्रहित रहता है, स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और पेनिस के अंदर, पेनिस के माध्यम से मूत्र मार्ग, पेनिस दो चीजों का काम करता है, एक तो मूत्र मार्ग का काम करता है, एक जो सीमन है उसको स्त्रावित करने का जो भी काम करता है वो भी कौन करता है? पेनिस करता है यानी सीसन करता है। और वर्षण क्या करता है? वर्षण के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उसके माध्यम से वो जो उसका उत्पादन करने का काम वहां पे किया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट क्वेश्चन ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो बधियाकर्ण में जनन तंत्र के किस भाग को दबाया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बधियाकर्ण में जनन तंत्र के किस भाग को दबाया जाता है वो आप लोग को बताना है। स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाया जाता है, या फेलोपियन ट्यूब को दबाया जाता है, या सर्टोली कोशिका को दबाया जाता है, या पेनिस को दबाया जाता है। चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आप लोग को बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट है। और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन पे डिपेंड ही करता है। ऐसा नहीं है कि अपने माइंड में वो चल रहा है, वो पूरी स्क्रिप्ट चल रही है लेकिन उसमें से ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग भी लगाना होगा कहीं ना कहीं पे कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, ऑप्शन की 4 ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन को बता देता हूँ फिर से। स्पर्मेटिक कॉर्ड हो गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड में कॉर्ड को जनन तंत्र किस भाग को दबाया जाता है? बधियाकर्ण में। फेलोपियन ट्यूब को ऑप्शन बी की बात करें तो सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सर्टोली कोशिका, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो पेनिस को। आप लोग को बताना है चारों के चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको दबाया जाता है।
स्पर्मेटिक जो कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो आपका है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट है। फेलोपियन ट्यूब, मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा, फेलोपियन ट्यूब है वो कहाँ पे आएगी? फेलोपियन ट्यूब तो उसमें मादा जनन तंत्र के अंदर होती है, और जो सर्टोली कोशिका है, बधियाकर्ण है, ये किसके अंदर कर रहे हैं? नर जनन तंत्र के अंदर कर रहे हैं, यानी नर के अंदर कर रहे हैं। तो मादा वाला पार्ट कहाँ पे आ गया ये? तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कट गया, यानी फेलोपियन ट्यूब वैसे ही कट गया, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। सर्टोली कोशिका की बात करते हैं तो सर्टोली कोशिका इसके अंदर नहीं होती है। पेनिस की बात करते हैं तो पेनिस को क्या दबाएंगे? पेनिस को दबाने के बाद में बधियाकर्ण करने की आवश्यकता ही क्या है? तो उसको पूरा ही हटा दो ना, तो यही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ब्लीडिंग अप अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था होती है मादा जनन तंत्र के अंदर, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, या फीमेल पार्ट की बात करते हैं, फीमेल जो एनिमल्स है उसके अंदर बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा या ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं ब्लीडिंग अप अवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है। जो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है स्टर्नम, यानी एस्टस काल की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है डाइस्टस, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेटास्टस, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है प्रोस्टस। ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन हो गए आपके सामने। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, एस्टस, डाइस्टस, मेटास्टस या प्रोस्टस। ब्लीडिंग अप यानी जिसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, यानी ऐसा कौन सी अवस्था या कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होती है? तो आप लोग को बता देता हूँ, जो मासिकल साइकिल्स आता है, यानी जो आता है महीना आता है, उसको हम बोलते हैं एमसी के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी अवस्था के अंदर या कौन से सिचुएशन या कौन से पार्ट के अंदर पाई जाती है? तो आप लोग को बताना है, एस्टस काल में आती है, डाइस्टस में आता है, मेटास्टस में आता है या प्रोस्टस में आता है? तो ये जो आती है वो आती है ऑप्शन जो आपका है डी ऑप्शन है प्रोस्टस। डी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाए, यानी प्रोस्टस के अंदर ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना, जो ब्लीडिंग होती है वो प्रोस्टस के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 या 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्रेंच मिनिस्ट्रा है उसके अंदर जो वीर्य की जो मात्रा है वो कितनी होती है? आप लोग को बताना है। फ्रेंच मिनी जो स्ट्रा है उसमें वीर्य की कितनी मात्रा होती है वो आप लोग को बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो 0.50 ml, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 0.25 ml, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 0.025 ml, और जो डी की बात करते हैं तो ऑप्शन 1 ml की बात करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है यानी ए है उसके अंदर है हमारा 0.50 ml। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 0.25 ml, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 0.025 ml, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो 1 ml। आप लोग को बताना है कि चारों के चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0.50 ml ये ऑप्शन सही है क्या? फ्रेंच मिनी स्ट्रा की बात करते हैं, फ्रेंच मिनी स्ट्रा की बात करते हैं तो ये सही है क्या? नहीं हो सकता। 0.25 ml की बात करें तो ये सही है क्या? हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप लोग को बताना है। सी की बात करते हैं तो 0.025 की बात करते हैं तो ये सही है या नहीं सही है, इसको बताना है। 1 ml नहीं होता, किसी भी स्ट्रा के अंदर नहीं होता है, और 0.025 ml ये भी किसी भी स्ट्रा के अंदर नहीं पाया जाता है। कंफ्यूजन होगा इन दोनों में से। अब आप लोग को मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देता हूं कि एक होता है मिनी और एक होता है मिड, यानी मिडी स्ट्रा और एक होता है मिनी स्ट्रा। अब देखिए, डी और एन का मतलब होता है नीचे का मतलब कम। इस दोनों मात्रा में से नीचे कौन सी मात्रा है आप लोग को बताना है। तो इनमें से नीचे जो 50 ml है और एक इधर तो 0.50 ml और इधर 0.25 ml है, तो नीचे कौन सी होगी? मिनी का मतलब नीचे छोटी,
और मिडी का मतलब मध्यम, मध्यम मतलब मध्यम कौन सा होता है 0.50 ml होता है मध्यम में, यानी एक का आधा कितना हुआ 0.5। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मिडी का मतलब मध्यम है, मध्यम में कितना है 0.50 ml, और मिनी का मतलब है 0.25 ml। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। यानी जो फ्रेंच मिनी स्ट्रा है उसके अंदर जो सीमेंस यानी वीर्य की जो मात्रा है वो कितनी होती है 0.25 ml ही मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और मिडी अगर आ जाता है यहाँ पे तो मिडी के अंदर कितना हो जाता है 0.50 ml हो जाता है, और मिनी आया है यहाँ पे ऑप्शन जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर 0.25, ऑप्शन जो राइट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन पे चले उससे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, संभोग के दौरान किस भाग में रक्त संचार बढ़ने से पेनिस का आकार बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, जो मीटिंग होती है जो संभोग की क्रिया होती है उसके अंदर वीर्य संभोग के दौरान किस भाग में रक्त संचार बढ़ने से पेनिस का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, नॉर्मली आकार से बड़ा हो जाता है, वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा वो कार्पस ल्यूटियम के कारण, ऑप्शन ए कार्पस ल्यूटियम के कारण, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो कार्पस वेंस के कारण, या ऑप्शन सी की बात करते हैं तो कार्पस कैवर्नस के कारण, ऑप्शन डी की बात करते हैं तो कार्पस सेल के कारण। आप लोग को बताना है, आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन से जो पेनिस का ऐसा कौन सा आकार है या कौन से संचार किस भाग में संचार ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से जो ब्लड जो पेनिस है उसका आकार बढ़ जाएगा, सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कौन सी भाग की वजह से हो जाएगा, किस भाग के अंदर रक्त संचार बढ़ जाएगा उसकी वजह से होगा। तो आप लोग को बताना। देखिए दोस्तों, पहला जो कार्पस ल्यूटियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है इसके अंदर पाया जाता है। जब भी सीएल यानी कार्पस ल्यूटियम बनता है, ग्राफिकल फॉलिकल्स को हटा के कार्पस ल्यूटियम कंप्लीट होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उसको हटाने के बाद में एस्ट्रोजन मात्रा जो ज़्यादा होने लग जाती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, कार्पस वेन ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई भाग नहीं होता है जो कार्पस वेन को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो कार्पस कैवर्नस है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है कार्पस कैवर्नस जो है कैवर्नस, ये ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ऑप्शन जो डी है वो है कार्पस सेल। तो सेल कार्पस सेल नहीं होती है। इस प्रकार की सेल्स जो सामान्य रूप से कार्पल्स के अंदर ही पाई जाती है उनको कार्पल सेल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे संभोग के दौरान पेनिस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन नंबर है, बाजार में उपस्थित डाइनोप्रोस्ट जो इंजेक्शन होता है उसका कौन सा हार्मोन्स होता है उसके अंदर, तो वो आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ए के अंदर है एस्ट्रोजन हार्मोन, बी की बात करते हैं तो बी के अंदर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और सी की बात करते हैं तो एलएच यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और डी की बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है कौन सा नहीं है, तो बताते रहिए आप सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे जोड़ते रहिए। एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप सभी दोस्त एक बार इस सेशन को कम्प्लीटली शेयर कर दीजिएगा कृपया करके, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट एलएसए यानी पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े। और जो बुक हमारी है पीडीएफ फॉर्म में वो प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बनाई गई है, उन बुकों को परचेज कर सकते हो। पेड है 30 से 40 रुपये के अंदर है, और कुछ फ्री के अंदर भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फ्री और पेड दोनों को परचेज कर सकते हो। आज ही एक मेल आईडी पे मेल आया था कि दोस्त है उन्होंने बोला था कि आपने बोला था कि फ्री में आपको मिल रही है, लेकिन वो उसके अंदर पेड थी और उनको उसने खरीद लिया और 39 रुपये उसके लग गए थे, 39 रुपये उसके लग गए थे। तो उसने मेरे को मेल किया, यानी हमारी जो मेल आईडी ऑफिशियली मेल आईडी है vetsuccesspg@gmail.com पे उन्होंने मेल किया कि आप तो फ्रॉड करते हो। तो मैं उसको रिप्लाई किया मैंने कि ये हमारा फ्रॉड नहीं है, हम किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। हमने ये
यहाँ तक लिखा है कि पेड कौन सी है और फ्री कौन सी है। जब भी आप फ्री के ऊपर क्लिक करते हो तो फ्री आपको 0 कॉस्ट दिखाएगा, और पेड होगी उसके अंदर पेड आपको यानी 30 या 40 रुपये आपको सामने दिखाई देने लग जाएंगे। तो इतने तो आप भी मेच्योर हो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेड है और ये फ्री है, उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को चेक करना है, और चेक करने के बाद में अगर आप इच्छुक हो तो खरीद सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार में उपस्थित डिनोप्रोस्ट जो है सॉरी जो हार्मोन यानी इंजेक्शन है वो किस हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं हो सकता, एस्ट्रोजन हार्मोन के नाम से नहीं जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो वो भी नहीं हो सकता। एलएचएन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो भी नहीं हो सकता। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडेड जो हार्मोन है, पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन है जो गर्भाशय से निकलता है, वो सामान्य रूप से नहीं मिलता है, लेकिन मार्केट के अंदर डोनोप्रोस्ट के नाम से ये हार्मोन्स मिलता है। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही है, डी ऑप्शन जो आपका सही है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पशुओं में गर्भ धारण के उपयोग में आने वाली सबसे सामान्य विधि कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जो गर्भ धारण के उपयोग में सबसे सामान्य विधि के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है ये DSSB के अंदर आया हुआ है, यानी DSSB के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है। VLE इन वेटनरी लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये आया था। 2021 के अंदर इसका एग्जाम हुआ था, अप्रैल के अंदर, और इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है इसका ये क्वेश्चन आया था, पशुओं में गर्भ धारण करने में उपयोग में आने सबसे सामान्य विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो रेक्टल पाल्पेशंस, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो वेजाइनल पाल्पेशन, ऑप्शन सी की बात करते हैं तो रेक्टल वेजाइनल पाल्पेशन, और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो सभी। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे सामान्य विधि की बात कर रहे हैं, तो सामान्य विधि की बात करते हैं तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट होने वाला है। रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम सामान्य विधि में गर्भ धारण का उपयोग करने में सामान्य विधि काम में लेते हैं। ठीक है, लेकिन वेजाइनल पाल्पेशन इसमें उपयोग नहीं लिया जाता। क्या हम जब भी हैंड का उपयोग करते हैं तो वेजाइना के अंदर डायरेक्टली डालते हैं या रेक्टम के अंदर? आप लोग मुझे कॉमन सेंस के साथ बताइए। लेकिन रेक्टल वेजाइनल पाल्पेशन की बात करते हैं तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टल जो पाल्पेशन है वो एक सटीक विधि है और सही तरीके से विधि। अगर AI करते हैं तब रेक्टल वेजाइनल पाल्पेशन यानी रेक्टल वेजाइनल जो विधि है इसका उपयोग किया जाता है। और सभी के अंदर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? रेक्टल जो पाल्पेशन है वो सही और सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। और इसके साथ हमारे जो आज के क्वेश्चन थे, लंबी क्लास हो गई है थोड़ी सी, आज के क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम देते हैं क्वेश्चनों को। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे उसके अंदर हम फिर से कुछ नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक तो कर दो यारो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और इसी प्रकार हम बातें करते रहेंगे। और कोई भी चीज़ आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ ताकि काफ़ी सारे बच्चों के कॉल फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर फ़ोन भी नहीं अटेंड कर सकते तो कम से कम आप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि उसका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने दोस्तों को जोड़े, और ये आपका अपना बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है, तो इस यूट्यूब चैनल को सभी दोस्तों में फैला दीजिएगा। ठीक है, बांट दीजिए सभी दोस्तों में, जो भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।